नमस्कार श्रोताओं, पुस्तक समीक्षा की पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन में आप सबका सादर सस्नेह स्वागत है। प्रतिदिन मिलती आपकी उत्साहवर्धक व प्रेरणाप्रद प्रतिक्रियाएं हमारे लिए सुस्वादु पाथ्य के समान है। प्रिय श्रोताओं, समीक्षा हेतु चयनित करते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि साहित्य की विविध विधाओं की पुस्तकों की विषय वस्तु आपके समक्ष अनावृत करें, जिससे भिन्न रुचि के लोगों को उनकी पसंद की सामग्री मिल सके। इस क्रम में अपने नन्हे श्रोताओं को भला हम कैसे विस्मृत कर सकते थे। इस बार बच्चों को हम कल्पना लोक में ले चलते हैं। पुस्तक है अजब दुनिया के गजब लोग और लेखिका हैं सुविख्यात लेखक श्री अमृतलाल नागर की सुपुत्री श्रीमती आरती पांड्या। डॉक्टर आराधना आपका आरती जी के परिकल्पना लोक में मनोरंजनात्मक परिचय कराने जा रही हैं। नमस्कार। अवलोकन कार्यक्रम के पुस्तक समीक्षा अंक में इस बार मैं फैंटेसी की दो अद्भुत उपन्यासों अजब दुनिया गजब लोग एवं इसके दूसरे अंक अंतरिक्ष के लोग की पुस्तक समीक्षा हेतु प्रस्तुत हूँ। इस अनूठी पुस्तक की रचनाकार श्रीमती आरती पांड्या जी हैं। इसका प्रकाशन ऑरेंज बुक्स पब्लिकेशंस, विश्वविद्यालय मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली एनसीआर द्वारा हुआ है, जिसका मूल्य 320 रुपया मात्र है। विदुषी लेखिका श्रीमती आरती पांड्या संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए अभिनय और लेखन के अतिरिक्त लघु फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रियों का भी निर्माण किया है। इसके साथ ही आप अनेक टीवी धारावाहिकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेखन भी कर रही हैं। आपके 3 उपन्यास एवं एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार दोनों साहसिक एवं चमत्कारिक उपन्यासों की विशेषताओं को इंगित करते हुए अपनी लेखनी के माणिक रूपी शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं। अजब दुनिया गजब लोग की कथा एक बालक कार्तिकेय, जिसने सदा दूसरों के कल्याण को अपने हित से ऊपर रखा के चारों ओर घूमती है और कैसे वह अपने मित्रों व एक परी के साथ मिलकर दुष्ट चुड़ैल का विनाश करता है। इसके अतिरिक्त हमारे सुंदर ब्रह्मांड के विषय में अन्य अनेक परिकल्पित कथाएं हैं, जिसमें विभिन्न ग्रहों की अद्भुत सैर तथा बच्चों के रोमांचकारी कारनामे सम्मिलित हैं। मानविकी कोश के अनुसार फैंटेसी स्वप्न चित्रमूलक साहित्य है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। मुक्तिबोध जी फैंटेसी के संदर्भ में कहते हैं, फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभव, जीवन की समस्याओं का, इच्छित जीवन की स्थितियों व इच्छित विश्वासों का प्रक्षेप है। 206 पृष्ठों का यह उपन्यास 24 अध्याय में विभक्त है, जिसमें परियों की जादुई दुनिया, चमत्कारिक कथानक, विज्ञान एवं ब्रह्मांड के रहस्यों की अनेक परिकल्पित गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन बहुत ही सुंदरता से किया गया है। इस रोमांचक पुस्तक का आरंभ सुंदर नगर पहाड़ी की तलहटी में बसे हुए नैसर्गिक शोभायुक्त छोटे से नगर गुलाबगढ़ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा होता है, जहाँ के निवासी अत्यंत प्रेम पूर्वक रहते थे। गुलाबगढ़ राज्य स्वर्ण नदी के किनारे स्थित होकर जैसे यहाँ के अतीत की कहानी कहता है। कभी हरे भरे पेड़, पशु पक्षियों की मधुर ध्वनि और रौनक के बीच जैसे आनंद विभोर रहने वाला यह राज्य, जिसके महल का निर्माण राजा वीर सिंह के दादा राजा बलदेव सिंह ने करवाया था, अब उदासी और मायूसी तथा डर के साए में रहने को विवश था। गुलाब के सौंदर्य की आभा, भवन निर्माण कला, व्यापार, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन का केंद्र रहने वाला यह राज्य अब डर के साए में जीने को विवश था। बाजार के बीचों बीच संगमरमर के चबूतरे पर शेर की भव्य मूर्ति थी, जिसके लिए मान्यता थी कि रात्रि में सोने का शेर वास्तविक शेर बनकर गुलाबगढ़ के चारों ओर घूमकर बस्ती की चौकीदारी करता था। इसके आंखों की जगह हीरे और जीभ की जगह माणिक पत्थर जो लाल रंग का था लगा था। उस पर माँ दुर्गा के मंत्र थे। उस मंत्रों की शक्ति मूर्ति की रक्षा करती थी। अब सब कुछ जैसे बेजान से थे। इसका कारण मकड़ीपुर का राजा डुगडुग सेन था, जो जादूगरनी ढपली माई की सहायता से गुलाबगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। इसी ने अरण्यवन जंगल के पास रहने वाली जादूगरनी ढपली माई, जिसको बुराई के कारण परी देश से निकाल दिया गया था, इसकी शक्ति को छीनकर परी रानी ने पंख काट कर उड़ने की शक्ति छीन ली थी, की सहायता से अपने गलत इरादों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा था। उपन्यासकार फैंटेसी के अंतर्गत जादुई चमत्कारों, अय्यारी, परिकल्पित कथाओं को इसमें जोड़ती हुई
संपूर्ण कथानक को अत्यंत रोचकता प्रदान करती हैं। जैसे ढपली पर सवारी करना, ढपली माई का अपनी नगरी को जादू की धुंध से ढक देना, जादुई मंत्र से ढपली का पंखों वाली टोकरी के रूप में बदल जाना इत्यादि। जादुई शक्ति तथा तिलिस्म का भी बहुत सुंदर और अद्भुत वर्णन मनोहारी है। पालतू मोरों को आसमान में भेजकर उनके बड़े बड़े पंखों की परछाई से सूरज को ढक देना, परी रानी की अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति, जिसमें राजा वीर सिंह की सुरक्षा के लिए महल के तहखाने में चांदी के एक ऐसे फ्रेम का निर्माण जिसके अंदर किसी विपत्ति के समय राजा वीर सिंह और उनके साथी तस्वीर के रूप में छिप कर रह सकते थे। इसी प्रथम अध्याय में राज पुरोहित ब्रह्मानंद जैसे विद्वान बुद्धिमान पुरुष के व्यक्तित्व तथा स्वामी करकरियानंद, जिनके अंदर अपार शक्ति थी कि उन्होंने सूर्य के अंदर से निकलने वाली ओम की आवाज की लहरों के बीच खजाने को छिपाने का सामर्थ्य था, यह भी वर्णित है। सूर्य देश, वहां के राजा तोकिनो तथा वहां रह सकने लायक तापमान की कल्पना भारतवर्ष के वेद पुराण ग्रंथों तथा संस्कृति के प्रति अपार निष्ठा भावी लेखिका राजा तोकिनो के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही हैं। उपन्यासकार अगले अध्याय में अंतर कथाओं के माध्यम से गुलाबगढ़ की रक्षा तथा ढपली माई से राज्य की रक्षा के लिए ब्रह्मानंद द्वारा नगर वासियों के आत्मबल बढ़ाने तथा इसमें इनके पुत्र शिवा की सहायता के प्रेरक प्रसंगों का चित्रण, परी रानी के अपने जादुई शक्तियों के द्वारा गुलाबगढ़ के रक्षार्थ जादुई घेरे का निर्माण, सोने के शेर की खोई हुई शक्ति को वापस लाने का प्रसंग तथा ब्रह्मानंद की पत्नी चंद्रावती द्वारा चमत्कारी खीर के निर्माण जिससे अस्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ हो जाना, पारस पत्थर के चमत्कारों का उल्लेख अत्यंत आकर्षक है जो इस रचना के प्रति मन में विशेष आकर्षण उत्पन्न करता है। इस उपन्यास के पात्रों के नाम भी अत्यंत रोचक एवं आकर्षक हैं। जैसे राजकुमारी शंशलाका, इनके पिता का नाम चिंचुक इत्यादि। कल्पनाशीलता इस विधा की विशेषता है जिसका पालन करते हुए लेखिका चंद्रकांता संतति तथा बाणभट्ट की आत्मकथा जैसे फैंटेसी की अद्भुत विशेषताओं का निर्वहन करती हुई अपनी काव्यगत विशेषताओं को दर्शाती हैं। यथा शेर रूपी पक्षी का अचानक से ड्रैगन बन जाना, शेर का शिवा की सहायता के बाद छोटे से तोते का रूप धारण कर लेना आदि। ब्रह्मानंद का पुत्र शिवा अत्यंत बलशाली था और सदैव गुलाबगढ़ राज्य को जादूगरनी ढपली माई के आतंक से मुक्त करने हेतु प्रयासरत था। जंगल में शिवा आदिवासियों के सेनापति उमा से मिला। आदिवासियों के सरदार द्वारा शिवा से उमा के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा गया। यह भी उपन्यास इंगित करती है स्वामी जी के माध्यम से कि शिवा का पुत्र ही दुष्टों का संहार कर राज्य को मुक्त कराएगा और न्याय की स्थापना करेगा। इस दिशा में एक सार्थक कदम था। अगले अध्याय में बौनों की रोमांचकारी दुनिया का नाम बोनीता देते हुए, जैसा कि किंवदंतियों में कहा जाता है, बरगद के पेड़ के खोखले में बसी हुई दर्शाई है। इसका रोचक वर्णन इस प्रकार है। जंगल के बीचों बीच बरगद का पुराना दूर तक फैला एक पेड़, इस पर सैकड़ों चिड़ियाओं का बसेरा। इस पेड़ के तने में खोखला देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उसके अंदर झांकने पर वहाँ एक पूरी दुनिया बसी हुई नजर आती है जो बहुत ही सुंदर और खुशहाल है। अद्भुत परियों की चमत्कारी नगरी का चित्रण आप इस प्रकार करती हैं। बोनीता नगरी के बीच से मूंगे और मोतियों से बनी सड़क गुजरती है। हीरे जड़े पेड़ों और जवाहरातों के फूलों से सजे बगीचे हैं। जादूगरनी ढपली माई के अत्याचार से बौने भी बहुत व्यथित थे। बौनों के राजा चिंचुक की बेटी शंशलाका को ढपली माई द्वारा शेर की जीभ पर चिपका देने के कारुणिक प्रसंग हमें भावुक भी करते हैं। तो दूसरी तरफ जादुई मंत्र जो बच्चों के प्रिय होते हैं इस तरह वर्णित हैं जो धीरे से होठों पर मुस्कान ले आते हैं। इष्टम तेस्तीरा भयानक पुत्तालम सिदम। शिवा और उमा का परस्पर वैवाहिक बंधनों में बंधना इस कृति का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि यही वह माध्यम था जो आगे चलकर दुष्ट जादूगरनी और अनेक राक्षसों के संहार का कारण बनने वाला था, क्योंकि इनके पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही गुलाबगढ़ की सभी समस्याओं का अंत होना था और मानवता की रक्षा होनी थी।
कुछ समय पश्चात बसंत पंचमी की शुभ घड़ी में कार्तिकेय जैसे दिव्य बालक का जन्म हुआ। कार्तिकेय के प्रति चिंता तथा नगर की सुरक्षा हेतु परी रानी द्वारा जादू की खाई के निर्माण की बेहद अद्भुत सुरक्षा कवच की रूपरेखा लेखिका इस प्रकार दर्शाती हुई कहती हैं। रानी परी ने सुरक्षा के लिए जादू की खाई बनाई थी। इसमें आग की लपटें उठ रही थीं। सूर्य देश पर स्वामी जी के जाने के चमत्कारी प्रसंगों, जिसमें उड़न तस्तरी में आकर किरकिरानंद को ले जाना, सूर्य देश की घोड़ा गाड़ी की सवारी, मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना को साकार रूप देती साहित्यकार स्वामी द्वारा यहाँ के राजा रुद्राक्ष के साथ समय व्यतीत करने जैसे रोचक घटनाएं अत्यंत आश्चर्य मिश्रित रोमांच उत्पन्न करती हैं। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है और लेखिका 8वें अध्याय में अद्भुत बालक कार्तिकेय की विलक्षण प्रतिभा के उसके बालपन में ही प्रदर्शित होने के प्रसंगों को चित्रित करती हैं। कार्तिकेय 8 महीने में डग भरने लगा। 1.5-2 साल में दादाजी का श्लोक पाठ सुनकर संस्कृत में बोलने लगा। 5 वर्ष की अवस्था में अपने से दुगने उम्र के बच्चों को कुश्ती में पछाड़ने लगा। दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देने की भी बात करता। कार्तिकेय के 2 दोस्तों वान्या और अथर्व से उसकी भेंट, बौनों को दुनिया का इन्हें पता चलना और वहाँ के अनूठे घटनाक्रम आह्लादकारी हैं। ढपली माई तक कार्तिकेय के बहादुरी के चर्चों का पहुँचना, उमा का बदले रूप में गिलहरी बनकर अपने घर पहुँच जाना, सूर्य देश की यात्रा से लौटने पर स्वामी जी का कार्तिकेय को शिव मंदिर में प्रशिक्षण, सूर्य देश की अद्भुत कहानियों के साथ हैरी पॉटर का जिक्र और हैरी पॉटर द्वारा कार्तिकेय को जादुई शिक्षा प्रदान करने की काल्पनिकता रचनाकार की बाल सुलभ मन की पारखी वृत्तियों का निदर्शन कराने के साथ ही इनकी कल्पनाशीलता के भी परिचायक हैं। पाताल लोक की रोमांचकारी दुनिया के साथ उपन्यासकार चुसली को नष्ट करने की कार्तिकेय के बहादुरी के प्रसंग अत्यंत बहादुरी से भरे हुए हैं, जिससे ढपली माई के मन में डर भी समा गया था। चिंगारी राज्य में कार्तिकेय के भव्य स्वागत के साथ ही रचनाकार बच्चों के झील के सफर के आश्चर्यजनक भ्रमण, जलपरी के द्वारा झील के अंदर की सुंदर से नगर को दिखाने तथा चमत्कारिक वस्तुओं जैसे पानी का मोटा बिस्तर, मूंगे के बगीचे, मूंगे के फूलों और पेड़ों के बीच में पन्ने की हरी घास जैसे वर्णन रोमांच उत्पन्न करते हैं। निसंदेह ये बच्चों को अत्यंत प्रियकर लगेंगे। लेखिका कार्तिकेय जैसे छोटे बालक के अंदर अद्भुत चमत्कारी गुणों को भी प्रदर्शित करती हैं, जो उसके सुपरमैन जैसा चरित्र प्रदर्शित करता है। कार्तिकेय विलक्षण प्रतिभा को ही धारण नहीं करता था, बल्कि मानवता के हित में सदैव समर्पित रहता था। सूखाग्रस्त इलाके में तालाब खुदवाना, चुसली का अंत और सदैव सबकी चिंता इसी भाव को प्रदर्शित करता है। कार्तिकेय द्वारा शेर की जीभ पर चिपकी तितली बनी राजकुमारी शंशलाका को भी अपना असली रूप प्राप्त हो जाता है। शेर भी धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा था। बाजार, प्रकृति सब परिवर्तित होते दिख रहे थे। कार्तिकेय शंशलाका को उसके घर तक छोड़ाया, जो जंगल में बरगद के पेड़ में था। बोनीता निवासी बहुत खुश हुए। बोनीता प्रदेश के निवासियों ने कार्तिकेय और नैना देवी को मिठाई खिलाकर आभार जताया। यह प्रसंग अत्यंत अनूठे हैं। डुगडुग सेन को बंदी बना लेने पर कार्तिकेय की बहादुरी का भी वर्णन उपन्यासकार इस प्रकार करती हैं। कार्तिकेय डुगडुग सेन से डरता नहीं, बल्कि कहता है, महाराज, अभी आपकी बात समझने सुनने लायक नहीं है। आप इनको कारागृह में आराम करने दीजिए। जब इनके दिमाग की चर्बी कम होगी, तब यह आपकी बात समझेंगे। इस रहस्यमय तिलिस्मी उपन्यास में कौतूहलों और चमत्कारों की प्रधानता है। ढपली माई की जान उसकी मूर्ति में होना, दृश्य चक्र से आरव को घटनाक्रम का देखना इत्यादि। शिवा और उमा का मिलन 21वें अध्याय की विशेषता है। शिवा, उमा और कार्तिकेय का फिर से मिलना अपार आनंद का क्षण था। एक अन्य रोचक प्रसंग में ढपली नगर, जो जादूगर ढपली माई का नगर था, वह मंगल सिंह को नायक चंडेश्वर के रूप में प्रस्तुत कर उस जादूगरनी से मिलने के लिए रास्ता बनाया गया। ढपली माई के खात्मे की योजना पुस्तक के 24वें अध्याय की विशेषता है। वीर सिंह और कार्तिकेय द्वारा सबको युद्ध की व्यवस्था समझाई गई।
अमावस्या की रात्रि को हमले के लिए उपयुक्त माना गया। फतेह और मंगल सिंह जादूगरनी को दिग्भ्रमित कर रहे थे जिससे उसका अंत किया जा सके। मकड़ीपुर का राजा डुगडुग सेन भी राजा वीर सिंह के अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर गुलाबगढ़ के साथ दोस्ती के लिए तैयार हो गया था। फतेह की अय्यारी चालाकी भी उल्लेखनीय है, जिसमें वह ढपली माई को पूरी सेना एक बार गुलाबगढ़ ना भेजकर थोड़ी थोड़ी सेना भेजने के लिए कहता है। ढपली माई की जान उसकी मूर्ति में थी। मूर्ति का हाथ तोड़ा जाने लगा। जादूगरनी का भी एक हाथ टूटकर गिर गया। कार्तिकेय ने मूर्ति का हाथ तोड़ा, फिर पैर तोड़ा। कार्तिकेय ने जादूगरनी के सिर पर वार किया। मूर्ति के टुकड़ों के साथ ढपली माई का भी अंत हो गया। रानी होने के कारण ढपली परी का अंतिम संस्कार सम्मान से हुआ, जो सद्भावना का परिचय देता है। सुजान सिंह का राज तिलक हुआ। नए कानूनों और प्रबंधों से सज्जनपुर के सभी लोग खुश और सुखी हो गए। अब सज्जनपुर, गुलाबगढ़ और मकड़ीपुर राज्यों में अच्छी दोस्ती हो गई। जंगल के कबीले बौने सब खुश हुए। ये सभी प्रसन्नता भरे प्रसंग हैं। इस तरह बाल सुलभ स्वच्छंद प्रवृत्ति और विशेषताओं से युक्त कार्तिकेय के दिव्य स्वरूप और हर बुराई को अंत करने के अवसर ढूंढने की प्रबल इच्छा के साथ इस रोमांचकारी अद्भुत उपन्यास का समापन हो जाता है। कार्तिकेय राजा बनना स्वीकार नहीं करता। उपन्यास के द्वितीय अंग अंतरिक्ष के लोक के कथानक पर दृष्टिपात करते हुए प्रतिभावान लेखिका कहती हैं, यह उपन्यास अजब दुनिया गजब लोक का दूसरा भाग है। उसी की भांति यह भी एक परिकल्पित कथानक है और पूर्णतः अंतरिक्ष की दुनिया पर आधारित है, जहाँ 3 छोटे ग्रह हैं और इन ग्रहों के जीव हमारे संसार पर आक्रमण आरंभ कर देते हैं। अंततोगत्वा इन 3 राज्यों के प्रमुख गुलाबगढ़ के 3 अद्भुत बच्चों की सहायता से संयुक्त रूप से मानव जाति के मित्र बन जाते हैं। इसके प्रथम अध्याय में गुलाबगढ़, मकड़ीपुर और सज्जनपुर की अद्भुत मित्रता की मिसाल प्रस्तुत करने के साथ ही रचनाकार इनके शौर्य, पराक्रम और वीरता का वर्णन कर रही हैं। कार्तिकेय के मना करने के कारण उसके पिता शिवा का राज तिलक अत्यंत धूमधाम से हुआ। ऐसे खुशी के माहौल में भी मकड़ीपुर के राजा का परेशान होना किसी परेशानी के कारण को अभिव्यक्त कर रहा था। नीले रंग के किरण से लोगों को अपने अंदर खींच लेने की घटना के माध्यम से उपन्यासकार भय मिश्रित कौतूहल उत्पन्न कर रही हैं। बस्तियों के रास्तों का दूसरी ओर मुड़ना, रात भर लोगों का अपने घरों की तलाश में घूमना और सुबह होने पर सब कुछ सामान्य हो जाना इत्यादि प्रसंग इसके उदाहरण थे। मंगल सिंह द्वारा किसी अंतरिक्ष के प्राणी द्वारा ऐसे कार्यों के करने की बात जिज्ञासा उत्पन्न करती है। नैना देवी ने भी इस बात को स्वीकार किया। जंगम, पस्तारा, खुशमुश ग्रह के लोगों के द्वारा इस प्रकार के उत्पात तथा उन्हें दोस्त बनाने की बात करके कार्तिकेय की बुद्धिमत्ता और सहृदयता का परिचय भी साहित्यकार देती हैं। शुक्र ग्रह के राजा की सहायता सूर्यदेश के राजा की उड़न तश्तरी में भेजने के द्वारा सहायता प्रसंग अत्यंत रोचक और मनोहारी हैं। कार्तिकेय, वान्या, जंगम, पस्तरा, खुशमुश ग्रहों के प्राणियों के मन में धरती के लोगों के लिए जो दुर्भावना थी, उसे दूर करने का प्रयत्न उस ग्रह के प्राणियों से मिलकर कर रहे थे। परंतु खुशमुश देश से युद्ध के हालात बने और अमावस्या की रात्रि को आक्रमण की योजना बनी। जंगम और पस्तारा की सेनाएं भी अंतरिक्ष में खुशमुश से कुछ दूरी पर चक्कर लगा रही थीं। वान्य, कार्तिकेय इन ग्रहों के मित्र बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। इनके प्रयत्न से धरती के साथ इनके मन की शत्रुता समाप्त हो गई। इस मानव और अंतरिक्ष के बीच का यह प्रेम एक मिसाल बन गया। चमत्कारी प्रसंगों में अंत में लेखिका की पंक्तियां अत्यंत रोमांच और खुशी से ओतप्रोत हैं। इंद्रलोक में होने वाले जल पर्व में जंगम, खुशमुश और पस्तारा के शासकों को निमंत्रण भेजा जाता है और इसको सम्मान का सारा श्रेय वे लोग धरती के वीरों को देते हैं। दोनों रोचक प्रसंगों, काल्पनिक उड़ानों तथा जादुई, तिलिस्मी, फैंटेसी युक्त इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद उपन्यासकार श्रीमती आरती पांड्या के साहित्यगत विशेषताओं तथा काव्य कौशल का पता चलता है। उपन्यास के समस्त विशेषताओं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देशकाल वातावरण, भाषा शैली एवं संवाद योजना तथा उदात्त उद्देश्य का परिज्ञान होता है। कथा वस्तु गरिमामय रचना विधान को धारण किए हुए
अनेक परिकल्पित कथानकों में विभक्त है, जो परस्पर संबद्ध होने के साथ ही कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। पात्र एवं चित्रण औदात्य के गुणों से परिपूर्ण है। देशकाल वातावरण का अत्यंत कुशलता से संवहन हुआ है। परियों का जादुई लोक, कल्पनाशीलता, चमत्कार, जादू तथा तिलिस्म सब कुछ अत्यंत मनमोहक है। पात्रों के अनुसार नाम एवं संवादों की भाषा शैली का चयन इस पुस्तक की रोचकता में और वृद्धि करता है। इसका उद्देश्य मानवता का कल्याण, सर्वजन हित, जनमानस की बुरी शक्तियों से रक्षा तथा आपसी सौहार्द अत्यंत श्रेष्ठ है। विदुषी साहित्यकार के व्यक्तित्व की विशेषता को इनकी इन रचनाओं के माध्यम से जाना जा सकता है, जो न मात्र इनकी विद्वता का परिचायक है वरन अत्यंत गूढ़ है। और यह अद्भुत पुस्तक फैंटेसी के चमत्कारों को उत्पन्न करता न मात्र बच्चों वरन सभी वर्ग के पाठकों को रोमांच एवं आनंद प्रदान करेगा। अतः इसको अवश्य पढ़ना चाहिए।